अच्छा, बस एक ये वाला टॉपिक रह गया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम में। दिस वाज स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये वाला टॉपिक एक रह गया था। मैंने हिस्टोग्राम आपको करवा दिया, मीन मीडियन मोड करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होती है? एज द नेम सजेस्ट, दिस इज़ अनदर वे ऑफ representing the data using a diagram, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हिस्टोग्राम में आपको एक टेबल दिया जाता था, ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया होता था, इसी तरह यहाँ पर भी एक फ्रीक्वेंसी टेबल दिया होगा जैसे ये दिया हुआ है। द स्पीड्स बी किलोमीटर पर आवर ऑफ 80 vehicles traveling along a road were recorded. The results are shown in the table. अब ये वाला डेटा है मेरा जो कि स्पीड है, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि नंबर ऑफ कार्स है ये, ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स। यानी इसको रीड करने का तरीका आपको पता है ना कि देयर वर 10 व्हीकल्स जिनकी स्पीड 30 से 40 के दरमियान थी, ठीक है। तो पहला पार्ट हमेशा उसका होता है कि कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। तो मीन निकालने का तो मसला नहीं है ना, मैंने आपको मीन का फॉर्मूला समझाया हुआ है। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो अब मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मेरा आज फोकस है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ पे, जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, डायग्राम बनानी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। आपने वो कर्व बनाना है, लेकिन उस कर्व को बनाने के लिए पहले हमें एक और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होता है। ये हमारी क्या है? ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल है, डेटा फ्रीक्वेंसी टेबल। लेकिन अब मैं जो अब नया बनाने लगा हूँ वो मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब कैसे बनानी है वो आपने इसी डेटा को लेके बनानी है। क्यूमुलेटिव का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऑल टुगेदर, ठीक है। अब हमने एक टेबल बनाना है जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जिसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हो, ठीक है। अब उसके अंदर मैं ये उसी जो ऊपर बनाया हुआ उसने हम उसी को ले लेंगे, और बहुत आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है। कितनी है ये? 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा अपना v, ये वाला जो डेटा है स्पीड, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर भी कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने ऐसे बताया ना आपको, एक्यूमुलेट करना। इसका मतलब ये होता है कि हम जिस क्लास का, जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, हमने उससे पिछले वाली जो क्लास है उन सबको ऐड करते जाना है। जैसे मेरा पहला जो ग्रुप है वो है 30 to 40, ये वाला। अब 30 to 40 की जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो है 10, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेस दैन v इज़ लेस दैन इक्वल टू 40। अब इसका मतलब ये है, मैंने देखो 30 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, मैं सिर्फ v लेस दैन इक्वल टू 40 ले रहा हूँ। यानी 30 to 40 वो अंडरस्टूड है कि 30 से ही स्टार्ट हो रहा है, और वो कितने हैं? 10। पहली वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी टेबल के साथ मैच करनी चाहिए, वो बिल्कुल सेम होती है, वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली आपने v के लिए वो लेनी है, v इज़ लेस दैन इक्वल टू 50। अभी मैंने 50 कहाँ से लिया? ये मेरा दूसरा ग्रुप देखो आप, ये 40 to 50 है। लेकिन मैंने यहाँ से सिर्फ v इज़ लेस दैन 50 लिया, क्योंकि ताकि मैं चाहता हूँ लेस दैन 50 में वो पिछले वाले 30 to 40 वाले भी शामिल हों। तो लेस दैन 50 का तो मतलब यही है ना, लेस दैन इक्वल टू 50 का मतलब है 50 से छोटे, 50 से कम, तो उसमें वो पिछले वाले भी आ जाएंगे। इसका मतलब है जो उसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो 40 to 50 वाली जो फ्रीक्वेंसी 18 है, इसके अंदर मैं ये वाला भी ऐड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 28। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 28। तो ये मेरा यहाँ पर 28 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी तरह अपडेट होती जाएगी मेरी। अब नेक्स्ट मैंने जब करना है तो मैंने लिखना है v इज़ लेस दैन इक्वल टू 60।
अब लेस देन इक्वल टू 60 ये यहाँ से लिया है मैंने, थर्ड क्लास ग्रुप जो है मेरा उसका। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ये 50 to 60 वाली फ्रीक्वेंसी 27 है, लेकिन मैंने लेस देन 60 लिया है इसके अंदर ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो इसका मतलब है इन तीनों का सम होना चाहिए, ठीक है ना, इन तीनों का सम होना चाहिए। तो 10 + 28 + 27 कितना हो गया, 28 + 27 ये हो जाएगा 55। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए, v इज़ लेस दैन और इक्वल टू 70। वो ये 70 वाला है, इसकी हमेशा ऊपर वाला ही लेते हैं, ये जो मैं अपर क्लास बाउंड्री होती है ना, यही लेते हैं। ये अपर क्लास सॉरी ये अपर क्लास बाउंड्री होती है, ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है, यानी कि 70 इसकी अपर क्लास बाउंड्री है, ये लोअर क्लास बाउंड्री है। हमेशा आपने अपर क्लास बाउंड्री लेनी होती है। अब लेस देन 70 है तो इसका मतलब है इसके अंदर ये सारे शामिल हैं, लेस देन 70 वाले। तो इसका मतलब ये 19 है, तो इसके साथ ये वाले सारे ऐड होने चाहिए। तो इसका मतलब है 55 + 19, ये कितना हो जाएगा, 55 + 19 74। ठीक है ना, अपना कैलकुलेटर अपने साथ लेके बैठे हैं। उसके बाद v इज़ लेस दैन इक्वल टू 80। वो क्या होता है, ये लेस दैन 80 यहाँ से लिया मैंने, इसका मतलब है ये सारे शामिल हैं इसके अंदर, और इसलिए मैंने ये सारों को ऐड करना है, और ये आएगा 80। 74 + 6, ये वाला 6 है ना, तो ये मैंने सबको ऐड कर दिया मैंने, 74 + 6 80 आ गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है ना, यानी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, देखें कितने थे यहाँ पर, 80 व्हीकल्स थी ना, ये 80 व्हीकल्स थी शुरू में, उसने हमें पहले ही बता दिया था। तो ये जो टोटल है, ये जो आखिरी नंबर होना चाहिए ना, ये हमेशा उसके साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं कर रहा तो इसका मतलब है यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है जी, अगला काम हमारा क्या है, वो आपको ऐसा एक ग्राफ देगा नीचे। इस टेबल को, ये जो नया टेबल बनाया आपने उसकी मदद से यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनानी है। ठीक है, अब ज़रा आप गौर से देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर v है, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि स्पीड, ये जो है स्पीड, इसका मतलब है ये वाला जो कॉलम है ना मेरा, ये रो जो है, ये वाली रो, ये मेरी एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देख रहे हैं। अब ये यहाँ पर प्लॉट हुआ हुआ है, सब कुछ प्लॉट किया हुआ है उसने ऑलरेडी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आपने सिर्फ इन वैल्यूज़ को, अब आप ये समझें, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं 40, 10, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपने प्लॉट करना है 50, 28। ये ऊपर वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, ये नीचे वाला वाई कोऑर्डिनेट है। अब आपने ये समझना है 60, 55, 70, 74, 80, 80। अब आप यहाँ प्लॉट करते जाएं आराम आराम से। 40, 10, 40, 10 का मतलब है ये पॉइंट। 50, 28, ये ध्यान से देखना है आपने कि ये 28 कहाँ पर आ रहा है। अब आप ये देखें, ये 20 है यहाँ पर, ये 30 है, इसका मतलब है ये जो 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल 5 यूनिट्स हैं इसके अंदर। इसका मतलब है 2 का हर यूनिट है। तो ये 22 है, ये 24 है, ये 26 है, और ये 28 है यहाँ पर। तो मैं 50, 28 करूँगा तो मेरा पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 60, 55, 60, 55, यानी कि 60 इधर से जाऊँगा, 55 इधर से कहाँ आएगा, तो ये बीच में लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 70, 74, यानी कि 70 ये और 74 मेरा यहाँ से आ रहा है। तो ये 70, 74 का मतलब है ये वाला पॉइंट, और 80, 80, 80, 80 ये पॉइंट है। अब जब आपको ये वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपने स्मूथली अपने फ्री हैंड के साथ, पेंसिल के साथ आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। ये हमारा कर्व बन गया। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ठीक है, अच्छा जी, अब इससे आगे अगर हम जाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम बन गया। अब जाहिर सी बात है वो डायग्राम बना के आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। ये हैं वो क्वेश्चंस।
यूज़ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन। ये एस्टिमेट के वर्ड से परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। एस्टिमेट ऑफ द मीन, एस्टिमेट ऑफ द मीडियन, ये सब कुछ एस्टिमेट लिखा होगा, बस आपने मीडियन निकालना है बेसिकली। अब इसके अंदर मीडियन कैसे निकालना है, हमेशा याद रखना है कि मीडियन जो होता है ना वो होता है मिडिल वैल्यू। अब ये आपने डायग्राम से बताना है। मिडिल वैल्यू लेनी है मैंने, ये मेरा डेटा है, मैंने इसका मिडिल लेना है। अब ये 80 तक मेरा ग्राफ जा रहा है, तो मैंने इसका मिडिल ले लेना है, वो बनता है 40। मैं क्या करूँगा, मैं 40 के ऊपर अपनी रीडिंग लूँगा, ऐसे जाऊँगा, यहाँ मेरा ग्राफ आता है और यहाँ से मैं ये रीडिंग लूँगा। ये जहाँ पर भी ये आएगा ये मेरा मीडियन होगा, ठीक है। ये कितना आता है, तकरीबन 54 पॉइंट समथिंग। चलो हम इसको ना 55 ले लेते हैं या 54 ले लेते हैं, जो भी आप, इसके अंदर 1-2 का मार्जिन तो होता ही है। बट ये मेक श्योर करना है आपने कि आपने मीडियन निकालने के लिए देखना फ्रीक्वेंसी से है, लेकिन आंसर हमेशा इधर वाला बताना होता है, एक्स एक्सिस से आंसर हमेशा बताना होता है। तो ये मेरा मीडियन आ गया, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, आप यहाँ लिख देंगे 54, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है इंटरक्वार्टाइल रेंज। अच्छा, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है? इंटरक्वार्टाइल रेंज से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है अपर क्वार्टाइल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा Q3 से, और एक होती है लोअर क्वार्टाइल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा Q1 से। अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? अपर क्वार्टाइल का मतलब है 3/4 ऑफ द डेटा। थ्री फोर्थ ऑफ द डेटा का मतलब है, चलो 3/4 ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और लोअर क्वार्टाइल का मतलब है 1/4 ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 3/4 ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी टोटल कितनी है यहाँ पर, 80 है, तो 3/4 ऑफ 80, 3/4 ऑफ 80 का मतलब है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 80 यहाँ लिख दूंगा, 4 1 4 20, ये आ जाएगा 60। इसका मतलब है मेरा जो अपर क्वार्टाइल होगा ना वो 60th वैल्यू होगी। 60 इज नॉट द अपर क्वार्टाइल, 60th वैल्यू, ठीक है। ये जो 60 है ना, ये वाला 60 है। यहाँ मेरा मीडियन था 40 के ऊपर, 60 के ऊपर मेरा अपर क्वार्टाइल होगा। यहाँ से फिर मैं वही करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा ऐसे अपने ग्राफ पे, और मैं देखूँगा मेरा ग्राफ जो है वो यहाँ के कहाँ पे आ रहा है, ये वैल्यू कहाँ आ रही है, ऐसे। तो ये वैल्यू आ रही है 62, तो मेरा अपर क्वार्टाइल आ गया, यहाँ पर लिख लें ज़रा, अपर क्वार्टाइल आ गया 62। अब देखें ज़रा लोअर क्वार्टाइल, उसमें भी ऐसे ही करना है आपने, 1/4 ऑफ 80 विच इज़ 20, यानी कि 20th वैल्यू विल बी योर लोअर क्वार्टाइल। तो मेरा 20th वैल्यू का मतलब है ये, दिस इज़ माई 20th वैल्यू। सो यहाँ से मैं अपने ग्राफ पे जाऊँगा ऐसे, और यहाँ से ये क्या वैल्यू बनती है, 46। तो मेरा जो लोअर क्वार्टाइल है वो है 46। अब हमेशा याद रखना है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको मैं IQR लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है ना, वो अपर क्वार्टाइल माइनस द लोअर क्वार्टाइल होती है, और वो आ जाएगा 62 माइनस 46, क्या आ जाता है, वो आता है 16। तो मेरी अब इंटर क्वार्टाइल रेंज है 16। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, बस इतना ही है। पॉज करके देख लें, अगर रिवाइंड करके देख लें कहाँ से आपको समझ नहीं आई है, ठीक है। हमेशा याद रखना है आपने, मीडियन हो, अपर क्वार्टाइल हो, लोअर क्वार्टाइल हो,
आपने यहाँ से देखना शुरू करना है, लेकिन वैल्यू हमेशा ये इधर एक्स एक्सिस वाली बतानी है तीनों चीज़ों के लिए, ठीक है। कभी कभी वो इंटरक्वार्टाइल रेंज नहीं पूछता, कभी कभी वो आपसे अपर क्वार्टाइल ही पूछ लेता है, लोअर क्वार्टाइल ही पूछ लेता है, तो ये आप कर सकते हैं उसके लिए भी यूज़, ठीक है। बात समझ आ गई है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब इसमें एक और चीज़ होती है, वो है परसेंटाइल। वो आपसे कहेगा फाइंड 20th परसेंटाइल। 20th परसेंटाइल का मतलब क्या है? इसका मतलब है 20% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे डेटा। तो 20% ऑफ 80 ये आता है 16, यानी कि 16th वैल्यू मैंने देखनी है। अब मैं वापस अपने ग्राफ पे जाऊंगा, मैं यहाँ से 16 देखूंगा कहाँ पर है, ये मेरा 16 है। यहाँ से मैं इसके ऊपर आऊँगा ऐसे, और इधर से मैं ऐसे वैल्यू देख लूँगा। ये कितनी वैल्यू बनती है मेरी? ये बनती है 44। तो मेरी जो 20th परसेंटाइल है, मैं लिखूँगा आंसर में लिखूँगा मैं 44। ये मेरा आंसर है। तो आपने क्या सीखा है कि आपने हमेशा देखना वाई एक्सिस से है, लेकिन आंसर जो बताना है वो एक्स एक्सिस पे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब समटाइम्स ये होता है कि वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम ऑलरेडी बना के दे देता है और आपसे उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि ये है क्वेश्चन। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेंथ्स ऑफ 60 लीव्स। अब आगे वो कह रहा है आपको कंप्लीट द टेबल टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेंथ्स ऑफ द लीव्स। अब देखें ये नीचे जो है ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर देखें ये अकेला एक एक नहीं ना लिखा हुआ है, दोनों लिखे हुए हैं। इसका मतलब है वो जो पहले मैंने आपको नहीं करवाया था, जैसे हमारे पास ये टेबल थी, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी टेबल वहाँ पर उसने दी हुई है और ग्राफ बना के दिया हुआ है। अब वो फ्रीक्वेंसी टेबल उसने खाली छोड़ी हुई है, कुछ बॉक्सेस खाली हैं उसके, तो ये हम कैसे फिल करेंगे? तो 5 to 6 वाले यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये 6 के ऊपर रीडिंग जो है ना 6 है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये ऐसे हमने फिल करना है, ये 6 है यहाँ पर। ये 6 to 7 वाले 18 है। अब ये सिर्फ 6 to 7 वाले हैं, तो अब अगर मैं यहाँ से 7 के ऊपर रीडिंग लूँगा ऐसे, तो ये मेरी रीडिंग क्या आती है यहाँ पर? ये आती है 24। तो यहाँ पर 24 नहीं लिखना, ये जो 24 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे 5 से लेके 7 तक वाले, यानी कि ये यहाँ से काउंट हो रहे हैं नीचे 0 से। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता जो इस बॉक्स में आना है। आपका आंसर क्या होगा? 6 to 7 वाले सिर्फ आपने बताने हैं, तो वो 18 होने चाहिए, इसलिए 24 माइनस ये पुराने वाले 6, ये वाले, ठीक है। तो इसलिए उसने लिखा हुआ है यहाँ पर 18, आप देख रहे हैं। अब मैंने यहाँ इस बॉक्स में लिखना है 8 to 7, तो मैं रीडिंग लूँगा 8 के ऊपर, मैं यहाँ से जाऊँगा ऐसे, और ये यहाँ बनता है। इस लाइन को पूरा फॉलो किया मैंने, और अगर मैं इधर देखूँ तो ये वाली मेरी रीडिंग है जो कि है 49। तो 49, अब मैंने इस बॉक्स में क्या लिखना है? पिछले वाला जो है, ये जो पुरानी वाली रीडिंग है ये वाली 24, ये मैंने माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि 6 to 7 वाली 7 पे 24 रीडिंग थी, अब ये 8 पे रीडिंग आ रही है 49, जो कि पूरी है यहाँ से पूरी 0 से लेके मुझे तो, लेकिन 7 और 8 के दरमियान वाला चाहिए सिर्फ। तो 7 पे रीडिंग 24 है, तो मुझे सिर्फ ये वाले चाहिए, तो इसलिए 49 माइनस 24 करूँगा मैं, तो वो क्या हो गया 25, यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है जी। आगे चलते हैं। उसके बाद वो कह रहा है 8 to 9, अब मैं 9 के ऊपर रीडिंग लूँगा ऐसे करके। 9 के ऊपर रीडिंग क्या आती है यहाँ पर? ये आप 9 के ऊपर रीडिंग लें, ये आएगी 58। तो अगेन मुझे ये 58 जो है ये 0 से पूरी रीडिंग है 58, लेकिन मुझे 8 to 9 वाली चाहिए, मुझे सिर्फ इतने चाहिए।
मतलब 58 माइनस 9 49 करना पड़ेगा, 58 माइनस 49 और वो आता है 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने देखना है कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, ये मेरे आंसर्स ठीक हैं कि नहीं, तो एक तो रीडिंग आपने बिल्कुल सही लेनी है और दूसरा आपने ये देखना है कि क्या इन सब को टोटल करके मेरा 60 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे कितने लीव्स का डेटा है, 60 लीव्स का डेटा। तो इस टेबल में फ्रीक्वेंसी का टोटल होना चाहिए 60, तो अगर आप ऐड करके देखेंगे तो वो 60 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूज़ द ग्राफ टू एस्टिमेट द मीडियन। अब वो मीडियन निकालने के लिए कह रहा है, अगेन आपने डायग्राम से बताना है। 60 का हाफ होता है 30, 30 के ऊपर आपने मीडियन देखना है। मीडियन यहाँ से देखना है, लुक फॉर मीडियन ऑन दिस वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा ऐसे और यहाँ से मैं अपनी रीडिंग ले लूँगा। कितनी रीडिंग है, 7.2 है ये, तो मेरा मीडियन है 7.2। फिर वो कह रहा है इंटरक्वार्टाइल रेंज देखें। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए मैं ज़रा ये थोड़ा यहाँ से ना सारा ख़त्म कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, अब अगर मुझे इंटरक्वार्टाइल रेंज लेना है तो मुझे 3/4 ऑफ 60 करना है। 3/4 ऑफ 60 अगर करेंगे तो आएगा 45, यानी कि 45 के ऊपर मैं अपना Q3 देखूँगा ये, और यहाँ से ये कितना होता है 7.8। और अगर मैं 1/4 ऑफ 60 करूँ तो वो आता है 15, तो यहाँ ये मेरा Q1 होएगा। इधर से देखना है ऐसे करके, ये वैल्यू 6.6। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है 7.8, यानी कि Q3 माइनस 6.6, तो ये माइनस करेंगे और ये आ जाएगा 1.2। दैट्स